Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Professor in Zoology at Government Lohia PG College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of animal taxonomy, I am going to deliver a very informative talk on the topic taxonomy characters. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, एनिमल टैक्सोनॉमी की व्याख्यानमाला की श्रृंखला में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका टाइटल है टैक्सोनॉमी कैरेक्टर्स, उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। टैक्सोनॉमी कैरेक्टर्स में क्या होता है कि कई बार हम फील्ड में जाते हैं, समुद्रों किनारों पे जाते हैं, जंगलों में जाते हैं और वहां से कोई स्पेसिमेन कलेक्ट करके लाते हैं। तो टैक्सोनॉमी कलेक्शन है, उसमें भी एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा। टैक्सोनॉमिक प्रिजर्वेशन पे एक अलग से वीडियो बनेगा, टैक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन पे अलग से वीडियो बनेगा। लेकिन आइडेंटिफिकेशन में उस एनिमल्स के, उस स्पीशीज के लक्षणों को, कैरेक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। तो किसी भी स्पीशीज के आइडेंटिफिकेशन में किन किन कैरेक्टर्स को यूज किया जाता है, किन किन कैरेक्टर्स को टैक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशंस में जो हेल्पफुल है, पर्पसफुल है, उस पर आधारित आज का ये व्याख्यान है। तो टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स क्या है, इनको कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया है और किन किन क्राइटेरिया को इसमें कंसीडर कर सकते हैं। A taxonomic character is any attributes of a member of taxon by which it differ or may differ from a member of a different taxon. Taxonomic characters have double functions. Taxonomic characters के double functions हैं. They help in identification. ये किसी भी स्पीशीज के पहचानने में, आइडेंटिफिकेशन में हेल्पफुल होते हैं। They functions as indication of relationship. ये अलग अलग एनिमल्स के बीच में, अलग अलग फाइलम के बीच में जो आपस की जो समानताएं होती है, इंटररिलेशनशिप होती है, उनको पहचानने में बहुत ही हेल्पफुल है। इसलिए टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स के दो मेन पर्पस यहाँ पर हुए। एक तो दे आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन एंड दे आर हेल्पफुल इन establishing relationship between two taxon or two groups. The entire geological classification is based on the proper evolution of taxonomic characters. Animal kingdom का पूरा जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स के उद्विकास पे निर्भर करता है। Evolution of taxonomic characters. This task is more important but difficult for taxonomists. अब ये टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स का जो टास्क है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिफिकल्ट भी है। द यूटिलिटी ऑफ कैरेक्टर डिपेंड अपॉन इट्स इंफॉर्मेशन कैरेक्टर्स। जो भी स्टूडेंट्स है, स्कॉलर्स है, स्पेसिमेन के जो कैरेक्टर्स नोट किए हैं, वो किस जो कैरेक्टर्स है किस लेवल तक उन्होंने कंपाइल किए हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि सिंपल कैरेक्टर्स का यदि आपने कंपाइलेशन किया है तो फिर इस स्पीशीज का आइडेंटिफिकेशन, उसकी नोमेनक्लेचर संभव नहीं हो पाती है। इसलिए जहाँ तक हो सके जो भी स्पेसिमेन कलेक्ट किया है उसके आप सारे एस्पेक्ट, चाहे मॉर्फोलॉजिकल हो, चाहे फिजियोलॉजिकल हो, चाहे इकोलॉजिकल हो, चाहे और कोई कैरेक्टर्स हो, सभी कैरेक्टर्स का यदि प्रॉपर तरीके से कंपाइलेशन हो जाए तो स्पीशीज के आइडेंटिफिकेशन में इतना जोर नहीं आता है। Every taxonomist know that which characters are reliable or unreliable. और टैक्सोनॉमिस्ट जो इस चीज को आइडेंटिफिकेशन करने जा रहे हैं उनको इस बात का भी नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा लक्षण रिलायबल है, कौन सा लक्षण अनरिलायबल है। क्योंकि अनरिलायबल लक्षण से आपने यदि नोट कर लिए हैं तो
ठीक है, जनरल नॉलेज की दृष्टि से पर्पजफुल हो सकते हैं, लेकिन आइडेंटिफिकेशन में उनका कोई स्पेशल रोल्स नहीं होता है। एनी काइंड ऑफ रिग्रेसिव कैरेक्टर्स लाइक लॉस ऑफ आईज, लॉस ऑफ विंग्स हैव लो वेटेज। कई बार ये होता है कि कलेक्शंस के दौरान आंखें आंखें जैसे लॉस्ट होगी, डैमेज होगी, पंख है जैसे डैमेज हो गए, ऐसे लक्षणों को महत्व कम दिया जाता है। दे हैव लो वेटेज। द सेम phenotypic characters may vary from taxon to taxon and even within a single phyletic species. और कई बार तो ये भी देखा गया है कि सेम फिनोटिपिक जो लक्षण है वो एक टैक्सॉन से दूसरे टैक्सॉन्स में टोटली परिवर्तित हो जाता है। और कई बार एक ही फिलेटिक सीरीज के जो कई एनिमल्स हैं उनके अंदर भी वेरिएशंस देखने को मिलती है। इसलिए टैक्सोनोमिक आइडेंटिफिकेशन का जो टास्क है ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है और ये प्योरली टैक्सोनोमिक कैरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए टैक्सोनोमिक कैरेक्टर्स को कंपाइल करने वाला जो स्कॉलर है बहुत ही स्किल होना चाहिए, उसका बहुत टैक्सोनोमी का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एक एक स्टेप पर इसके अंदर बहुत डिफिकल्टीज हैं। द वेटेज शुड बी गिवन टू सच कैरेक्टर्स। और इस तरह के जो लक्षण होते हैं उनको ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, ज़्यादा उनको प्रायिकता प्रायोरिटी दी जाना चाहिए। टैक्सोनोमिक कैरेक्टर्स आर फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ द जीनोटाइप एंड ए रिजल्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और जितने भी टैक्सोनोमिक कैरेक्टर्स हैं वो एक प्रकार के फिनोटिपिक अभिव्यक्ति है और फिनोटिपिक अभिव्यक्ति के लिए उसका जीन कंटेंट है वो उत्तरदायी होता है। इसलिए उस एनिमल का जीनोटाइप है वो उसके फिनोटिपिक एक्सप्रेशन के लिए उत्तरदायी होता है और अल्टीमेटली फिनोटिपिक लक्षण की जो अभिव्यक्ति है वो नेचुरल सिलेक्शन का ही एक परिणाम होता है। Therefore, taxonomic weightage largely depends on the nature of its adaptive significance. इसलिए ज़्यादातर टैक्सोनोमिक वेटेज जो है वो इसके अडेप्टिव महत्व के ऊपर, अडेप्टिव सिग्निफिकेंस के ऊपर डिपेंड करता है। The characters which are conservative are more useful in the recognition of higher taxa and characters which are unstable are more useful in lower taxa. तो जो characters कंजर्वेटिव प्रकार के हैं, संरक्षी प्रकार के हैं, उनका ज़्यादा यूज होता है हायर टैक्सा की पहचान के लिए और जो कैरेक्टर से अनस्टेबल है, अस्थायी है, उनका यूज होता है लोअर टैक्सा की पहचान के लिए। इसलिए हायर कैटेगरी के टैक्सा और लोअर कैटेगरी के टैक्सा ये डिपेंड करेंगे कि कैरेक्टर्स जो है वो कंजर्वेटिव टाइप के हैं या अनस्टेबल है। इवन द ब्रॉड जनरलाइजेशन कैन नॉट बी मेड। और कई बार तो ये भी देखा गया कि इनमें बहुत व्यापक स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर इस लक्षणों का आप सामान्यकरण इनका नहीं कर सकते, जनरलाइजेशन आप नहीं कर सकते। इसलिए टैक्सोनोमिक आइडेंटिफिकेशन है ये कहना बहुत डिफिकल्ट टास्क है और इसमें पहचान के लिए कम से कम 9-10 तरह की कुंजी है वो आजकल डेवलप की गई है और कुंजी की हेल्प की बेसिस पे क्यों टैक्सोनॉमी की उसमें तो भी लक्षण आएगा। जैसे मान लीजिए विंग प्रेजेंट, विंग एब्सेंट। मान लीजिए टैक्सोनॉमिक कलेक्शन के दौरान विंग डैमेज हो गए या विंग्स टूट गए तो आपको तो ऐसा लगेगा जैसे इसमें पंख है ही नहीं, तो वास्तव में उसमें पंख थे लेकिन वो डैमेज हो गए, टूट गए हैं। वहाँ पर फिर टैक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन है वो डिफिकल्ट हो जाता है। These characters are useful at following categorical level। और ये जो लक्षण है ये निम्न कैटेगरिकल लेवल पे इनका यूज होता है और रिकॉग्निशन ऑफ सब स्पीसीज, जाति की पहचान के लिए, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज लाइक सिबलिंग स्पीसीज। कई बार निकट संबंधी है, क्लोजली रिलेटेड जाति है जैसे सिबलिंग स्पीसीज है, उनको पृथक करने में, उनकी पहचान करने में इनका यूज होता है। द ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड स्पीसीज इनटू जेनेरा। रिलेटेड स्पीसीज के समूहीकरण में उनके जेनेरा के निर्धारण में इनका यूज होता है। टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप ऑफ हायर टैक्सा फैमिली टू फाइलम। और
आइटेक्सा है, इसमें फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, फैमिली, स्पीसीज, जितने भी टैक्सॉन के लेवल है, हर टैक्सॉन के लेवल के डिसाइडेशन में, डिटर्मिनेशंस में इनका बहुत बड़ा रोल होता है. Almost any attribute of an organism might be useful as a taxonomic character if it differs from the equivalent features in numbers of another taxon. In taxonomy, the characteristics which are used in identification of an animal are divided into 5 main categories or 5 types. तो टैक्सोनॉमिक जो करेक्टर्स हैं इनको मुख्यतया 5 श्रेणियों के अंदर, 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है. ये एक टेबल है, इस टेबल में आप देख रहे हो ये करेक्टर्स 5 ब्रॉड कैटेगरी में इनको डिवाइड किया है. मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स, फिजियोलॉजिकल करेक्टर्स, इथोलॉजिकल करेक्टर्स, इकोलॉजिकल करेक्टर्स और ज्योग्राफिकल करेक्टर्स. मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स में भी फिर इनकी कई टाइप है, जैसे बाह्य लक्षण है, आंतरिक लक्षण है, हार्ड पार्ट है, कॉलरेशन है, जेनाइटेलिया है, एम्ब्रियोलॉजिकल करेक्टर्स हैं, साइटोलॉजिकल करेक्टर्स हैं. और फिजियोलॉजिकल में मेटाबॉलिक करेक्टर्स है, सीरोलॉजी है, अन्य बायोकेमिकल डिफरेंसेस हैं. इथोलॉजिकल एस्पेक्ट में कॉर्डसिव बिहेवियर, एकॉस्टिक बिहेवियर है, नेस्ट बिल्डिंग बिहेवियर, और हैबिटाट इकोलॉजी में उनका आवास और वास स्थान, फूड, एसोसिएशन, होस्ट. इसलिए टैक्सोनॉमिक करेक्टर्स को मेन 5 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है और इन सब को एक एक में एग्जाम्पल के साथ आपके साथ में शेयर करूंगा. फर्स्ट कैटेगरी में मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स में बाह्य लक्षण, एक्सटर्नल करेक्टर्स. दिस करेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन लाइक प्लूमर्स ऑफ बर्ड्स, स्केल्स ऑफ फिशेस, स्केलेट्स ऑफ आर्थ्रोपॉड्स. तो बाह्य लक्षण में है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे पक्षियों में प्लूमेज, मछलियों के शल्क, आर्थ्रोपॉड में हार्ड जो पार्ट है, स्क्लेराइट्स. इन लक्षणों का बहुत यूज होता है एक स्पीशीज के पहचान में, आइडेंटिफिकेशन. इंटरनल कैरेक्टर्स. इंटरनल फीचर्स प्रोवाइड एन ऑथेंटिक सोर्स. तो कई बार अलग अलग ऑर्गन्स के जो आंतरिक जो लक्षण है, एनाटॉमिकल लक्षण है, वो भी क्लासिफिकेशन में बहुत मदद करते हैं. जैसे इंटरनल एनाटॉमी इज जनरली यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ हायर टैक्सा लाइक हार्टी 2 चैम्बर्ड एफिसिस. तो आपने कोई स्पेसिमेन कलेक्ट किया और उसको आपने डिसेक्शन करके देखा कि उसके हार्ट के अंदर 2 ही चैम्बर है, इसका मतलब ये एक्वेटिक स्पीसीज है, फीसेज है. 3 चैम्बर हार्ट है, इसका मतलब एम्फीबियंस है. 4 चैम्बर्ड हार्ट है, इसका मतलब ये बर्ड्स भी हो सकता है, मैमल्स भी हो सकता है. तो इंटरनल कैरेक्टर्स है, ये भी टैक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन में इनका बहुत बड़ा रोल है. हार्ड पार्ट्स. हार्ड पार्ट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्सोस्केलेटन एंड सेल्स. तो प्राणियों में जो हार्ड जो संरचनाएं हैं, सख्त, ये बाह्य कंकाल के रूप में होती है या कवच के रूप में होती है. मोस्ट टैक्स ऑफ डायनासोर्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल्स. कई जगह जीवाश्म मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं, और ये फॉसिल्स से बाह्य कवच की उपस्थिति के कारण, हार्ड पार्ट की उपस्थिति के कारण इसका इंप्रेशन है वो डेवलप हो जाता है. अब इस फिगर में आप देख रहे हो ये डायनासोर का कोई फॉसिल्स है, और डायनासोर्स के हार्ड पार्ट के कारण उसकी एक इम्प्रिंट है, इमेज है, वो यहाँ पर डेवलप हो गई है. कॉलरेशन. Coloration is the most important aspect in identification of an animal. तो कई बार बॉडी का जो कलर है वो भी स्पीसीज के पहचान के अंदर काफी मददगार साबित होता है. The quality of color is not easy to describe, but description of one taxonomist may be misunderstanding by another taxonomist. तो कई बार अलग अलग कलर्स के कारण भी स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन है वो पर्पसफुल होता है, लेकिन अलग अलग टैक्सोनॉमिस्ट का जो लेवल ऑफ आइडेंटिफिकेशन है या उनका डिसीजन लेवल है वो अलग अलग हो सकता है. अब जैसे इस डायग्राम आप देख रहे हो, 3 ये
फ्रॉक की जैसे अलग अलग ये दिखाई है, और ये वार्निंग कलरेशन, स्पीसीज एक ही है लेकिन अलग अलग थ्रेटनिंग के टाइम, वार्निंग के टाइम आप देख रहे हो उनकी स्किन का कलर अलग अलग हो गया। और टैक्सोनॉमिस्ट है वो तो ये देखा कि ये येलो कलर का मेंढक है, अलग स्पीशीज हो सकती है, ये नीले कलर का मेंढक अलग जाति हो सकती है, और ये मिक्स टाइप का है, ये अलग है स्पीशीज हो सकती है। लेकिन रियलिटी ये है कि ये एक ही स्पीशीज है, और एक ही स्पीशीज के अलग अलग वार्निंग की सिचुएशंस में इनके स्किन का कलर है वो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट होता है। जेनाइटेलिया, जेनाइटेलिया ऑफ ऑल एनिमल्स आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। अलग अलग प्राणियों के जो बाह्य जननांग होते हैं, जेनाइटेलिया होते हैं, ये संरचनात्मक रूप से भिन्न होते हैं। दिस फीचर इज मोर इम्पोर्टेंट इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट। ये लक्षण कीटों की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। embryological features like structure of eggs, structure of larva, structure of pupa, structure of immature is more important। तो एनिमल के भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान है जो अवस्थाएं प्राप्त होती है, जैसे अंडे की स्ट्रक्चर कैसी है, लार्वा की संरचना कैसी है, प्यूपा की संरचना कैसी है, इमेच्योर की स्ट्रक्चर कैसी है, अडल्ट की स्ट्रक्चर्स कैसी है, ये सभी लक्षण इस चीज के पहचान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Some insect families are identified on the basis of pupa। और कई बार तो क्लास इंसेक्टा में फैमिलीज का जो डिसाइडेशन है, उनका आइडेंटिफिकेशन है, वो प्यूपा की संरचना के आधार पर ही किया जाता है। इन डिफरेंट इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस इज डिफरेंट। और अलग अलग इंसेक्ट में कायंत्रण का प्रकार जो है वो भी अलग अलग हो सकता है। किसी में मेटाबोलस है, किसी में हेमी मेटाबोलस है, किसी में होला मेटाबोलस है, किसी में पोरो मेटाबोलस है। तो अलग अलग टाइप का मेटामॉर्फोसिस होने के कारण इनकी इंसेक्ट की फैमिली जो है उसका डिसाइडेशन भी इजी हो जाता है। साइटोलॉजिकल फीचर्स, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज स्पीसीज स्पेसिफिक। प्रत्येक प्राणी में, चाहे प्राणी हो चाहे पौधा हो, सब में गुणसूत्रों की संख्या सेम अलग अलग होती है, और क्रोमोसोम की संख्या है वो जाति विशिष्ट है। जैसे एस्करिस में क्रोमोसोम की संख्या 2 है, रैट में क्रोमोसोम की संख्या 24 है, ह्यूमन में क्रोमोसोम की संख्या 46 है। The structure of chromosome is very peculiar, and on the basis of structure, chromosome may be metacentric। और सेंट्रोमियर की पोर्शन के आधार पर गुणसूत्र मेटासेंट्रिक प्रकार के हो सकते हैं, सब मेटासेंट्रिक प्रकार के हो सकते हैं, टीलोसेंट्रिक प्रकार के हो सकते हैं, और एक्रोसेंट्रिक प्रकार के हो सकते हैं। In identification, a karyotype is prepared in which chromosomes are arranged in decreasing order of size। और इन अलग अलग स्पीसीज का कैरियोटाइप बनाने से भी स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशन में बहुत बड़ी सहायता मिलती है। और कैरियोटाइप बनाने में आजकल बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक है, अवेलेबल है। आप पूरे क्रोमोसोम को चाहे तो अलग अलग रंगों से अभिरंजित कर सकते हैं, उनके लोकस को अभिरंजित कर सकते हैं। तो आजकल नई साइटोलॉजिकल टेक्निक्स हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है, और कैरियोटाइप जो है ये इस चीज़ के आइडेंटिफिकेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कैरियोटाइप आप देख रहे हो, ह्यूमन का कैरियोटाइप है, और इसमें अलग अलग क्रोमोसोम्स देख रहे हो, अलग अलग रंगों से इसके अंदर ये प्रदर्शित हो रहे हैं। ये अलग अलग कलर है, ये एक्चुअली में बैंड्स को दिखा रहे हैं, क्रोमोसोम्स में जीन्स की लोकेशन को दिखा रहे हैं। तो आजकल टेक्निक है, फिश टेक्निक है, किस टेक्निक है, जीन इम्प्रिंटिंग है। अपन चाहे तो एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर जीन को भी अभिरंजित कर सकते हैं। तो ये टेक्सोनोमिक कैरेक्टर्स का पहला पार्ट, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। अब इसका सेकंड पार्ट है, दैट इज फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स। और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स में पहली जो टाइप है, दैट इज मेटाबॉलिक फैक्टर्स। From prokaryote to eukaryotes, macromolecules are almost similar, but metabolic process and
reactions are different at specific level. तो प्रोकैरियोट से लेके यूकैरियोट्स तक पाए जाने वाले मैक्रोमोलिक्यूल्स प्राय एक समान ही होते हैं, क्योंकि अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मान ली बैक्टीरिया के अंदर है, वायरस के अंदर है, पौधे में है, किसी रेप्टाइल्स में है, बर्ड्स में है, तो ग्लूकोज इज ग्लूकोज, वो चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट्स हो। लेकिन इन एनिमल्स में जो मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग टाइप का हो सकता है ग्लूकोज में प्रोकैरियोट में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किस टाइप से होता है, प्लांट के अंदर किस तरह से होता है, यूकैरियोट में किस तरह से होता है, और अलग अलग एनिमल्स कुछ एरोबिक टाइप के हैं, कुछ एनाएरोबिक टाइप के हैं, कुछ फैकल्टेटिव टाइप के हैं, कुछ ऑब्लिगेटरी टाइप के हैं। तो मेटाबॉलिक फैक्टर है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फिजियोलॉजिकल लक्षण में। सेकेंड फैक्टर इज सीरोलॉजी। इट इज वाइजली यूज्ड मेथड, ये व्यापक रूप से उपयोग में किए जाने वाला तरीका है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट proteins of one animal react more strongly with antibodies of a closely related organism. On this basis, blood groups are identified. और सीरोलॉजिकल टेस्ट की बेसिस पे अलग अलग तरह के रक्त समूह का निर्धारण है किया जाता है। ए ब्लड ग्रुप है, बी है, ए बी है, ओ है, और इनकी भी फर्दर टाइप्स है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। तो सीरोलॉजिकल फ्रिक्शंस के आधार पर रक्त समूहों का निर्धारण संभव हो पाए। अदर बायोकेमिकल फीचर्स, nowadays proteins are identified by paper chromatography and electrophoresis। तो वर्तमान में प्रोटीन्स का जो निर्धारण है, चार्ज अलग अलग एमिनो एसिड्स का जो आइडेंटिफिकेशन है, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा और इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा किया जाता है। थर्ड ब्रॉड कैटेगरी इज इथोलॉजिकल फैक्टर्स। और इथोलॉजी में प्राणी का जो बिहेवियर होता है, और इथोलॉजिकल फैक्टर्स की संख्या सैकड़ों तक पहुंच सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा व्यापक सब्जेक्ट है, और कौन सा बिहेवियर आपने ऑब्जर्व किया, कौन सा नोट किया, लेकिन फिर भी जो मेन फीचर्स हैं उनको नोट करना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहला जो लक्षण है दैट इज कॉर्सिव बिहेवियर। कॉर्सिव बिहेवियर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो है प्राणी का पर्णय व्यवहार या कॉर्सिव बिहेवियर, बिकॉज बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइसोलेटिंग मैकेनिज्म इन एनिमल and new adaptations are often initiated by changes in behavior। अब कोई भी स्पीसीज जब बनती है तो वो चाहे एलोपैट्रिक स्पीसीशन हो, चाहे सिंपैट्रिक एसोसिएशन हो, अलग अलग स्पीसीज जब बनती है तो उनमें धीरे धीरे आइसोलेशन होता है, जीन्स में चेंजिंग आती है, उसके साथ साथ उनके बिहेवियर में भी चेंजिंग आती है। तो बिहेवियर, अलग अलग बिहेवियर की बेसिस पे आप स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और जैसे ये जो इस फिगर आप देख रहे हो फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो का ये कॉर्सिव बिहेवियर है। इसी तरह रिंगडोव का अलग बिहेवियर है, रेप्टाइल्स का अलग बिहेवियर है। तो हर प्राणी का पर्णय व्यवहार है वो अलग अलग टाइप का होता है। एकॉस्टिक बिहेवियर, एकॉस्टिक बिहेवियर ये साउंड प्रोडक्शन से संबंधित है। फॉर एग्जांपल जैसे हाउस क्रिकेट है, अपने घरों में जो किसारी जो होती है, जिंगूर। जंगल क्रिकेट, जंगलों में पाई जाने वाली काले रंग की जो क्रिकेट है। बुश क्रिकेट प्रोड्यूस द साउंड बाय स्टिमुलेटिंग ऑर्गन्स। तो क्रिकेट के अंदर जो ध्वनि का जो उत्पादन है वो स्टिमुलेटिंग ऑर्गन्स के द्वारा होता है। एंड मोर देन 40 स्पीसीज ऑफ जंगल क्रिकेट्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय स्टिमुलेटेड ऑर्गन्स। तो आप जंगलों में जाओ तो वहाँ पर आपको 30-40 तरह की प्रजातियां देखने को मिलेगी, और हर स्पीशीज के द्वारा जो ध्वनि का उत्पादन है उसका जो ग्राफ है, पैटर्न है, वो अलग अलग प्रकार का होता है। तो क्रिकेट की साउंड प्रोडक्शन यदि रिकॉर्ड कर ली जाए और कंप्यूटर से उसको एनालाइज किया जाए सॉफ्टवेयर की मदद से, तो एकदम स्पीशीज लेवल तक एग्जैक्ट उनका आइडेंटिफिकेशन हो सकता है।
Construction of nest in different animals like spiders, mites, termites, wasps, honeybee, nest are constructed. तो ये प्राणी है जैसे मकड़ियों के अंदर जाले का निर्माण होता है, माइट्स में नेस्ट की फॉर्मेशन होती है, दीमक अपना नेस्ट बनाती है, वास्प अपना नेस्ट बनाते हैं, हनी भी अपना नेस्ट बनाते हैं और हर नेस्ट की स्ट्रक्चर, डिजाइन, कंपोजिशन ये डिफरेंट होता है। और यूँ कहें कि नेस्ट की वैरायटी है, ये भी एक तरह की स्पीसीज स्पेसिफिक एस्पेक्ट है। ईच नेस्ट हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक फीचर, प्रत्येक नेस्ट का अपना अपना लक्षण होता है। जैसे पेपर वास्प जो है, इसमें नेस्ट है वो सेलुलोज का बना होता है। मड वास्प का नेस्ट मड से बना होता है, मिट्टी से। इन हनी बी नेस्ट इज मेड अप ऑफ एग्स, हनी बी में नेस्ट का निर्माण मोम के द्वारा होता है। इसके बाद में इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स, और इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स में सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है दैट इज हैबिटेट, यानी आवास और वासस्थान, हैबिट और हैबिटेट। एवरी स्पीसीज हैज इट्स ओन नीच, प्रत्येक जाति का अपना एक लोकल एरिया होता है जिसमें वो निवास करती है, तो वो उनकी खुद की नीची होती है, वो उसी के द्वारा ऑक्यूपाई होती है। और एक नीची में दूसरा एनिमल है वो इंट्रूड नहीं कर सकता है, इंट्रूड करता है तो वहाँ पर उनकी आपस में फाइटिंग होती है, उनको धकेल दिया जाता है। When closely related species coexist in the same general habitat, then they avoid the fighting competition by creating their own niche. तो हैबिटेट का जो लक्षण है ये भी इस स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेकेंड एस्पेक्ट इज फूड। नंबर ऑफ सिबलिंग स्पीसीज वर डिस्कवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फूड प्रेफरेंस। तो भोजन की प्रायिकता के आधार पर कई बार सिबलिंग स्पीसीज की पहचान की जाती है। हाउएवर, टू स्पीसीज ग्रेटली स्पेशलाइज्ड इन देयर प्रेफरेंस फॉर सर्टेन यीस्ट एंड बैक्टीरिया। तो कई बार दो स्पीसीज है बहुत ही ज्यादा विशेषीकृत हो जाती है, स्पेशलाइज हो जाती है इन देयर प्रेफरेंस फॉर सर्टेन यीस्ट एंड बैक्टीरिया। थर्ड फीचर इज एसोसिएशन। Among animals, association very unique, like symbiosis, parasitic, commensalism, hyperparasite. तो प्राणियों के मध्य जो आपस के जो संबंध है वो इंट्रास्पेसिफिक भी हो सकते हैं, इंटरस्पेसिफिक भी हो सकते हैं। और ये आपसी संबंध सहजीवी के रूप में हो सकते हैं, परजीवी के रूप में हो सकते हैं, सहभोजी के रूप में हो सकते हैं, हाइपर पैरासाइट के रूप में हो सकते हैं। तो प्राणियों के मध्य आपस में इंटर रिलेशनशिप कैसा है, एसोसिएशन कैसा है, ये लक्षण इस स्पीशीज के पहचान में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। होस्ट नीचे क्लासिफिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स दैट आर होस्ट स्पेसिफिक। तो कई बार ऐसी जातियां हैं जो किसी होस्ट के ऊपर परजीवी के रूप में है या सहजीवी के रूप में है, और उनकी जो पहचान है वो इस लक्षण के आधार पर की जाती है। Many new species of insects were identified by comparing population of these species occurring in different host habitat. तो कई बार अलग अलग होस्ट हैबिटाट में पाए जाने वाले प्राणियों की पहचान इस लक्षण के आधार पर संभव हो पाई है। Geographical characters. It is the most important aspect which is used for confused taxonomic features. तो कई बार अस्पष्ट जो पिक्चर होती है, फोटोग्राफ होते हैं, उस केस में ज्योग्राफिकल जो लक्षण है वो आइडेंटिफिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एंड मोस्ट क्लासिफिकेशन शोज सम कोरिलेशन विद ज्योग्राफिक और एसोसिएटेड फैक्टर्स। कई बार जो वर्गीकरण है वो भौगोलिक फीचर्स के ऊपर बहुत ज्यादा आधारित है। अब जैसे मान लीजिए जेब्रा है, सपोज, तो जेब्रा जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में पाया जाता है, कंगारू है ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट्स में पाया जाता है, पेंगुइन है ये पोलर रीजन्स में पाई जाती है। अब अलग अलग
लोकेशन से आप देख रहे हो वहाँ का भौगोलिक जो एनवायरनमेंट है, जोग्राफिकल सिचुएशन है, वो अलग अलग टाइप की होती है। तो कई बार एनिमल की फोटो मान लीजिए क्लियर कट नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड का हैबिटाट है वो क्लियर है। उस बैकग्राउंड हैबिटाट की वजह से भी अपने को आइडिया लग जाती है कि ये स्पीसीज ये हो सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स और स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशन में इनका बहुत बड़ा रोल है। और एनिमल टैक्सोनॉमी की सीरीज में, श्रृंखला में, ये लक्षण मैंने आपसे शेयर किए हैं। और थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि एनिमल टैक्सोनॉमी अपने आप में ही थोड़ी डिफिकल्ट है और स्टूडेंट्स भी एनिमल टैक्सोनॉमी को मतलब इतना सीरियस तो ये नहीं लेते। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि टैक्सोनॉमी के प्रत्येक छोटे छोटे टॉपिक पर छोटे छोटे वीडियो में आपसे मैं शेयर करता रहूँ। तो यही मेरा प्रयास है। और आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई डाउट हो, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। दैट इज़ 9414466107। और अंत में हमारे कॉलेज की तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे।